और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। शीना बोरा कत्ल केस में इंद्रानी मुखर्जी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को मशरूत जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वो इस केस की खुसूसियत और खामी के बारे में कोई तबसरा करना पसंद नहीं करता, लेकिन शवाहिद को पेश नजर रखते हैं। वो 6.5 साल से जेल में है। मुकदमा जल्द खत्म होगा। अदालत ने मजीद कहा कि इंद्रानी मुखर्जी जेल में है और इसी केस का एक मुलजिम जमानत पर है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, क्या कुछ इसमें कोर्ट ने तबसरा किया है, क्या कुछ कहा है इंद्रानी मुखर्जी मामले में? देखिए, साफ तौर से इंद्रानी मुखर्जी फिलहाल शीना बोरा मर्डर केस में लगभग 6 साल से जेल में थी और इस मामले से जुड़े एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, पीटर मुखर्जी को। लिहाजा कोर्ट में ये कहा गया कि अब इंद्रानी को फिलहाल लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी है। गवाहों को इन्फ्लुएंस कराने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में अब ये तय है कि अब फिलहाल इस पूरे मामले में इंद्रानी मुखर्जी को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है और यही आधार देखते हुए ही ना सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में जो प्राइम एक्यूज्ड थी इंद्रानी मुखर्जी, उनको एक राहत दी है। हालांकि ये राहत उनके लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से वो फिलहाल जेल से बाहर आना चाह रही थी। उन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको मेडिकल ग्राउंड से जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने आज उनकी दलील को माना और उनको राहत दे दी। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के पंचायत और बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुकूमत के वकील ने तकरीबन 2 घंटे तक ओबीसी रिजर्वेशन के हक में बहस की। अदालत ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तय करने के तरीक़ेकार के बारे में भी मजीद जानकारी मांगी थी। अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार की उस दलील को माना जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में आरक्षण देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो लगभग 49% लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सबसे पहले आगे आए थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने मजबूती से मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। सर, आपकी दलीलों से इस बार जस्टिस खानविलकर काफी संतुष्ट दिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला। सर, 50% का जो डेटा है, जो कैप है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इंदिरा साहनी का, सर कैसे इसको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ा बेहतर? कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें बहुत ही मेहनत से काम किया है और जो तीनों टेस्ट दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गौली के केस में, कृष्णमूर्ति के केस में, और उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी भी परिस्थिति में जो कैप है 50% का उसके बाहर ना जाए। तो सिफारिश भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की आई है उन्होंने इस पे ध्यान रखते हुए और समुचित प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया है, ऐसी सिफारिश की है और उनके सिफारिश के मुताबिक वो 50% कैप का भी पालन हुआ है। तो सर, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के जो लीगल सेल के द्वारा एक बड़ी मेहनत और एक बड़ी तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य याचिका अभी भी विचारार्थ लंबित है, उसमें आगे सुनवाई होगी, लेकिन चुनावों के लिए एक बड़ी राहत है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने और बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी सिफारिशों को एक तरह से प्रथम दृष्टया उसमें मान्यता मिली है और अब पिछड़ा वर्ग को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ेगा राज्य। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर, और न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह एडवोकेट जनरल ने खुद कहा और उन्होंने खुद आर्ग्यू किया और कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि किस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एडवोकेट जनरल की इस दलील को मानते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी। कैमरामैन मीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ कराए जाएं। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जा सके, जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुए तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। सर, एक अंतिम सवाल, अभी सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बहुत सारे मुद्दों पर, संगठन की मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन, हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं हमारे नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन सब बातों पर, उदयपुर के बाद जो भी फैसले लिए गए उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि 14% अगर जो आरक्षण की बात कर रही है वो न्याय नहीं है, हम न्याय के लिए दोबारा कोर्ट जा सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में नए मदारिस को सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी काबीना ने नए मदरसों को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने हुकूमत ने मदरसा तजदीदकारी स्कीम के तहत जांच का हुक्म दिया था। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। आदादशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, उनमें 558 सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे हैं। कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नजरसानी करें। जो मदरसे फर्जी तरीके से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले पर गौर करने की और नजरसानी करने की जरूरत है। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। अब एक ये नई तजवीज़ जिसको मंजूरी दी गई है कि नए जो मदरसे हैं उनको सरकारी इमदाद नहीं दी जाएगी। मुख्तलिफ गोशों से इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। हाँ हिना, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ औकात में ऐसा होता रहा है कि किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई जवाब तलाश करके मदारिस चलाने को निशाना बनाया जाता रहा है, इसमें कोई दो नहीं है। और देखिए
एक तरफ हुकूमत जो अहकाम जारी करती है, उसकी पासदारी के हवाले से जो रद्दमल सामने आता है वो भी बहुत मुस्बत है। और लोगों का मानना भी यही है, जो भी मदारिस इस्लामिया से जुड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, हम तमाम तरह अहकाम की पासदारी कर रहे हैं और जो कुछ भी दायरा कार में रहते हुए हम कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, मदारिस की बेहतरी के लिए, बच्चों के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, जदीद कारी के नाम पर ख्वाह कोशिश हो या दूसरे किसी हवाले से कोशिश हो। तो लेकिन ये जो अब फैसला आया है, जाहिर है तो जिस अंदाज से अब ये अंदाज को रोकने की बात पर मोहर लग गई है, तो उससे यकीनी तौर पर एक ऐसा मंजरनामा सामने आ रहा है जिसको लेकर बड़े मसाइल सामने आ सकते हैं। बिलखुसूस जो मदारिस के असातिज़ा हैं और मदारिस के मुंतज़िम कार हैं, उनके लिए एक बड़ा मरहला ये आ जाएगा कि कैसे अब वो इन तमाम चीज़ों को वो मीट आउट कर पाएंगे। तो देखिए, और इसमें जो रद्दमल सामने आ रहे हैं बड़े जिम्मेदार लोगों के, वो भी सामने आए हैं। उनका भी मानना यही है कि ये एक ऐसा कदम है जिस पर हुकूमत को गौर खोज करना चाहिए, इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और ऐसे तो पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो दरहम भरहम होकर रह जाएगा। अब देखिए, लोगों के मुतालबात हैं, अब ये मुतालबात किस हद तक वज़ीर आज़म तारिक, यहाँ आपसे हम थोड़ा सा मंजरनामा समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि पहले मदरसों की जांच के नाम पर बहुत कुछ अहकाम जारी किए गए, उसके बाद जब मदरसों ने ये कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर आके किसी भी किस्म की जांच की जा सकती है, फिर इसी तरह से नए हुक्मनामे आते रहे। ये तो रही एक तरफ की बात, लेकिन जो दानिश्वर तबका है, जो तबका खासतौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर जिसको संजीदा होना चाहिए, उनकी तरफ से क्या कुछ रद्दअमल सामने आ रहा है? बयानात तो सामने आ रहे हैं, ठोस इक़दाम क्या? देखिए, बहुत अहम सवाल है हिना, और इस सवाल के दो रुख हैं। पहला रुख तो यह है कि देखिए, दानिश्वर तबका है, एक तो तबका वो है जो मदारिस से बाकायदा तौर पर वाबस्ता है, मुंसलिक है। एक दानिश्वर तबका वो है जो मदारिस के बाहर इस तमाम मंजरनामे पर नजर रखे हुए है। उसमें हमारे सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं और दूसरे जिम्मेदार महकमों के लोग भी हैं। तो देखिए, उनका मानना यही है, जिस वक्त जदीदकारी के नाम पर मदारिस को टेक ओवर किया गया था, जिस वक्त में इमदाद फराहम की जा रही थी और मदारिस के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त इन अंदाज के खदशात का इजहार किया गया था कि ये अभी जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं न कुछ कदवन कसी जाएगी, पाबंदी आयद होंगी। और देखिए, किसी न किसी हद तक मदारिस का साथ ऐसा सलूक हुआ भी। और एक बात बुनियादी ये भी है कि देखिए, ये भी एतराफ़ करता है एक तबका जो मदारिस से जुड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जदीद तारीख से फायदा हुआ है और बड़े पैमाने पर एक ये हुआ है कि लोगों में बेदारी भी आई है। लेकिन जो एक बहुत हसास तबका है वो भी ये भी मानता है तो मदारिस का जो बुनियादी निज़ाम था, बुनियादी मकसद था, वो कहीं ना कहीं इस पूरी हिकमत अमली से फौत होता नजर आ रहा है। तो देखिए, दानिश्वरों के भी अलग अलग ग्रुप है, अब अलग अलग राय है। जो मदारिस से वाबस्ता लोग हैं वो अपने मफाद के पेश नज़र या यूँ कह लीजिए कि अपनी मजबूरियों और मकसदों के पेश नज़र बहुत सोच समझ कर बयान जारी करते हैं। और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो वादे तौर पर कहते हैं कि ये एक मनसूबाबंद साजिश और हिकमत अमली का बाकायदा तौर पर नतीजा है जो अब देखने को आ रहा है। चाहे वो जी बिल्कुल बिल्कुल। तारिक, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार उलमाए कराम से भी बात करते रहे हैं, दानिश्वर तबकों से भी लगातार आप बात करते रहे हैं, क्या अब ख़ास तौर पर अभी जो वक्त देखा जा रहा है उसमें इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस नहीं की जा रही है कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, मदरसों में क्या कुछ तरीक़ेकार है, उसके बारे में एक बेदारी मुहिम एक पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर ओवरऑल जिसको कहना चाहिए वो चलाना चाहिए, जिससे कम से कम बहुत सारे जो खदशात हैं वो दूर हो सके? देखिए, खदशात का सिलसिला बहुत पुराना है और ये हमेशा चलता रहता है। और देखिए, जब मदारिस के लोग ये कहते हैं कि साहब जो भी खदशा है आप आइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी कर लीजिए, CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, ठीक है। और जो भी अहकाम आ रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, तो बड़े खुशी से लोगों ने कबूल किया है, राष्ट्रीय गान शुरू कर दिए गए हैं तमाम मदारिस में, ठीक है। जो असातिज़ा के लिए जिम्मेदारियां आयद की गई थी वो पूरी की जा रही हैं। तो देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो ये अगर वाकई कुछ मदारिस ऐसे हैं जहां पर हुकूमत के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ मदारिस ऐसे हैं जो सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं और हुकूमत के पैसे का नुकसान हो रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पस मंजर में तमाम के तमाम मदारिस को जद में ले लिया जाए, इस पर लोग कहीं ना कहीं बदगुमान भी हो रहे हैं। तो बहरहाल इस पर अब मुख्तलिफ तबकों से जो रद्द अमल है वो भी आना शुरू हो गए हैं, उससे भी हम अपने नाज़रीन को बाखबर करवाएंगे। तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तज्ज़िये के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चलो।
गुजरात से बड़ी खबर आपको दे दें, मोरबी में एक दीवार मुनहदिम हुई है। दीवार की जद में आने से 9 मजदूरों की हलाकत की खबर है। कारखाने की ये दीवार मुनहदिम हुई है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक तकरीबन 30 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तो गुजरात के मोरबी से खबर, जहां एक दीवार मुनहदिम हुई है। जिस वक्त ये दीवार मुनहदिम हुई उस वक्त कारखाने में तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। अभी तक की जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 9 मजदूर हलाक बताए जा रहे हैं। लगातार इस खबर से मुतालिक तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर गुजरात के मोरबी से, जहां एक कारखाने की दीवार मुनहदिम हुई। उस वक्त वहां तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। बाकी हलाकतों के ताल्लुक से या फिर जख्मी लोगों के ताल्लुक से लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो अहम खबर गुजरात से, जहां मोरबी में एक दीवार मुनहदिम हुई है। जिस वक्त ये दीवार मुनहदिम हुई उस वक्त वहां पर तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकामी लोग जो हैं वो फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में फौरी तौर पर लोगों को बचाने का काम शुरू किया। अभी तक की जो इत्तलात आ रही है उनके मुताबिक 9 मजदूर हलाक बताए जा रहे हैं। बाकी लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। 30 मजदूर काम कर रहे थे। हलाकतों के ताल्लुक से या फिर कितने जख्मी हैं उनके ताल्लुक से लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में हार्दिक ने लिखा कि आज मैं हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे फैसले का मेरे तमाम साथी और गुजरात के अवाम खैर मकदम करेंगे। गुजरात में इसी साल असेंबली इंतखाबात भी होने हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस के लिए इसको एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है। ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली रेखा होती है। भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। वहां तो थोड़ा सा लफ्ज आका के खिलाफ बोला तो उसका पांव नहीं गला काटा जाता है। हरेन पंड्या गुजरात के नेता, उसके पिता हर वक्त कहते रहे कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल नहीं फिजिकल मर्डर भी यही भाजपा के नेता ने किया है। वो मैं नहीं आरोप लगाता हूं, हरेन पंड्या के पिताजी कहते हैं। तो भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है और कभी कभी हम लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इंटरनल डिसिप्लिन, इंटरनल डेमोक्रेसी को, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको इनडिसिप्लिन में यूज करते हैं। वो बुरी बात है, वरना इंटरनल डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस में है, इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में नहीं है। जो केसेस लगाए थे वो केसेस भाजपा सरकार ने लगाए थे और उस वक्त आसमान पे चढ़ के कह रहे थे कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, जायज केस लगाया है। जिस सरकार ने भाजपा की हार्दिक पटेल के सामने केस लगाया वही सरकार केस विड्रॉ कर रही है। तो कौन सा हालत बदल गया? उस वक्त भाजपा पे अटैक करते थे हार्दिक पटेल तो केस बना, आज भाजपा से समझौता हो गया तो केस विड्रॉ हो गया। एक और अहम खबर, 31 साल बाद राजीव गांधी के कातिल पिरारी वलन की जेल से रिहाई हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कातिल एजी पेरारीवलन को रिहा करने का हुक्म दिया था। पेरारीवलन उन 7 मुजरिमों में से एक हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 1991 में खुदकुश बम हमले में मौत हो गई थी। राजीव गांधी आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के दौरे पर थे। बारामूला में गुज़िश्ता शब शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में डीआईजी दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वो हाल ही में खोली गई थी। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह, साकिना राजौरी की मौत हो गई थी। गोवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी हुए थे। शराब की ये दुकान काफी हसास इलाके में मौजूद है। एसएसपी बारामूला की रिहाइशगाह, एसएसपी और डीआईजी ऑफिस के अलावा फौज और सीआरपीएफ के कैंप इस दुकान के करीब मौजूद हैं। हमले से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कर्नाटक से अहम खबर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा है कि फिरका परस्त मुसलसल भड़काऊ बयान देकर कशीदगी फैलाकर अक़लियतों को खौफजदा करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई की जानिब से अवाम में फिरका परस्तों की साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। अब्दुल मजीद कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान पार्टी की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क और रियासत में एक शफाफ और सेकुलर अंदाज में सियासत कर रही है। जो इस देश का जो हालात है, इस देश का इकोनॉमी, इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट, इस देश का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर सेंट्रल हुकूमत को, कर्नाटक स्टेट हुकूमत को इसको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग इश्यूज लेके आते हैं, कम्युनल इश्यूज लेके आते हैं। देखो कर्नाटक के अंदर जब इधर करप्शन का इतना सारा है, हर दिन ये करप्शन का आ रहा है, इतना बड़ा इल्जाम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। कौन तो ये ऑफर किया, क्या है इसको, इतना बड़ा करप्शन चलने करे, मगर जो गवर्नमेंट खामोश है। अपोजिशन भी फेल्यूर है, क्योंकि पीएसआई का जो रिक्रूटमेंट का जो घोटाला हुआ उसमें कांग्रेस का लीडर भी अरेस्ट है। बड़े बड़े इसके पीछे बड़े बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस का लीडर्स भी नाम आ रहा है, बीजेपी का लीडर्स के नाम आ रहा है। ये पूरा तहकीकात होना चाहिए, जो भी इसमें है उनको अरेस्ट करना चाहिए। खबर दिल्ली से है, जहां एमसीडी की कार्रवाई पर बीजेपी और दिल्ली की आप हुकूमत के बीच टकराव में आइंदा दिनों शिद्दत आ सकती है। दिल्ली हुकूमत ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से तजावुजात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत ने 1 अप्रैल से मई के दूसरे हफ्ते तक हुई कार्रवाई पर कॉरपोरेशन से रिपोर्ट मांगी है। ख्याल रहे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में की गई इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस इंतजामी कार्रवाई पर सवालात उठाए थे। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां लगातार जारी हैं। 26 अजला में 1100 गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। तकरीबन 4 लाख अफराद इसमें मुतासिर हैं। हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। सैलाब की वजह से सड़क और रेल खदमात मुतासिर हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। तेमाहसाव, हाफलोंग, कछार और नवगांव सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मरकज ने रियासती हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।